सामने लिखा हुआ है, बढ़िया फोकस करना है अपने को इस पे। आप भी फोकस करें, अपने दोस्तों को भी फोकस कराएं। 12वीं का कोर्स शुरू हो रहा है, मज़ेदार कोर्स होगा, उस वाले बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम साथ में करते जाएंगे, पर वही जो 11th में हम करते आए हैं और 11th में जो भी प्रैक्टिस लेते आए हैं वो प्रैक्टिस लेते चलेंगे। फिर से कोई नया प्रैक्टिस नहीं होगा, कुछ नई प्रैक्टिस बुक नहीं ट्राई करेंगे, डेली का डेली कवर करेंगे। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, आज फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डेली का डेली आप कवर करेंगे तो आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे। और अगर बैकलॉग लगता चला गया, चलो आज कर लेंगे कल कर लेंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो डेली का डेली कवर करते चलें, यही अच्छा है, यही आपके हित में है और यही आपका सिलेक्शन तक रास्ता प्रशस्त करेगा। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बढ़िया चैप्टर, एक बढ़िया यूनिट। एनोटेशन मोड कैसे हटे थे? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यह है पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर नहीं, पहली यूनिट है एक्चुअली। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम नीट में इससे उम्मीद रख सकते हैं, 3 क्वेश्चन कम से कम, और कम से कम 2 क्वेश्चन जेईई में, मिनिमम 2 क्वेश्चन, क्योंकि पूरी एक क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से आ जाता है, और एक क्वेश्चन पोटेंशियल या कैपेसिटेंस में से कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो 2 क्वेश्चन के साथ ये यूनिट आएगी। बढ़िया चीज़, इसमें नाम से ऐसे स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि ये जो शब्द लिखा है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। हाँ, कोई चीज़ अगर रुका हुआ है तो उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और ये अभी हम समझने के लिए हम ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए कह लें कि चार्ज है, एक चैप्टर की शुरुआत करने के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें। एक्चुअली तो चार्ज स्टैटिक्स में होगा, मतलब चार्ज रुका हुआ होगा। चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सीधा सीधा पता चल रहा है। और अभी बस नहीं, 12वीं के हम आधी बुक पूरा चार्ज ही पढ़ने वाले हैं। अभी हम चार्ज रुका हुआ पढ़ेंगे, फिर चार्ज चलता हुआ पढ़ेंगे, और चार्ज रुके हुए के कारण जो भी फील्ड आएगी वो हम पढ़ेंगे, जो भी इसका इफ़ेक्ट होगा। और आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे हम चलते हुए चार्ज के कारण जो भी इफ़ेक्ट होगा वो सब पढ़ेंगे, है ना। तो कुल मिला के पूरी 12वीं का 50% हिस्सा चार्ज पे जाने वाला है, इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना चार्ज, है ना। बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास आज नहीं लेंगे, पर एक बहुत बेसिक शुरुआत करते हैं। चैप्टर का शुरुआत है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि पहला चैप्टर जब शुरू होता है, कोई भी चैप्टर शुरू होता है, तो उसका पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फिर से वही चीज़, पहला लेक्चर है तो चार्ज स्टार्ट करते हैं। ये चार्ज लिखा हुआ है, हम इसी को यहीं से आगे लेके आएंगे कि चार्ज होता क्या है, और पहली बार पता कैसे चला चार्ज के बारे में कि क्या कैसे क्या है। 11th में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा, और 9th में भी पढ़ा थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में। हम 9th से ये चीज़ जानते आ रहे हैं कि न्यूटन ने ये चीज़ बताया था कि अगर 2 मास हैं, कहीं भी 2 मास हैं, समझने के लिए हम अगर बनाए कि मान लेते हैं कि एक मास है m1 और एक मास है m2, और अगर वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो G m1m2/r² लगता है, याद है? ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। 2 मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। फोर्स हमेशा अट्रैक्शन ही एक्चुअली होता था, न्यूटन ने जब कहा था। तो चार्ज की डिस्कवरी जब तक नहीं हुई थी ना, तो फोर्स का नेचर सिर्फ एक ही था,
अट्रैक्शन। और इस फार्मूले से उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाता था। जब चार्ज धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास जब बताया गया, पहले मास नापा गया उसका, और मास आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लिखें आपको, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे या 1 मीटर की दूरी पे, आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए अगर हम मान लें कि SI यूनिट में हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो कितना फोर्स लगेगा अगर हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें। तो अगर हम फोर्स कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच, तो कितना आ रहा है 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 और इंटू एक और 9.1 इंटू 10 पावर -31 डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, वैल्यू सही रखी हुई है। जो भी इसका वैल्यू आया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करके हमको भी बता दें, मैं भी लिख दूं इसमें कितना आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लीजिएगा। पावर अगर हम कैलकुलेट कर लें, एक अनुमान लगाते हैं पावर का, तो 31 31 62 10 72 1 73 माइनस का और माइनस का, ठीक है, और तो कुछ है नहीं पूरा। तो एक हिसाब के अनुसार 10 पावर -73 ये आ रहा है, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 81 और 6 और लगभग 500 के आसपास ये आ रहा है, 552 है ना। ठीक है, और पावर सही है क्या? पावर सही है क्या? ये वैल्यू सही है क्या? आपको याद है 6.67 10 पावर -11 ही होता है। ठीक है, तो पावर सही है 62 31 31 62 1 63 10 73 -73, और ये कितना आ रहा है 552। ठीक है, पॉइंट की बात अलग है, इतना आ रहा है। अगर हम इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो 5.52 इंटू 10 पावर -71 न्यूटन लिख सकते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो 4 और घट जाएगा पावर में, क्योंकि नीचे 10 पावर -4 और होगा और इससे 4 और घट जाएगा, तो 67 के आसपास आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में ले जा रहे हैं, मीटर में ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा। कायदा ये है, न्यूटन की बात अगर हम सही माने कि हर मटेरियल के पास सिर्फ मास होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन के पास भी सिर्फ मास है, पता ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो हम खोज लिए कि होता है एटम के और अंदर की बात है ये, है ना। अब पहले तो ये पता था एटम ही सबसे छोटा है, और इसके अंदर जब खोजा गया तो पता चला 3 और हैं। तब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई तो उसका मास पता चला कि इतना मास है उसका, और उसको देख के हम ये देखें, और न्यूटन के अनुसार अगर देखें तो इतना फोर्स लगना चाहिए था। और इस फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए था? नेचर क्या है इस फोर्स का? अट्रैक्शन, न्यूटन के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, और प्रैक्टिकल भी नहीं। ये क्या है? ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अनुसार इतना होना चाहिए। आप लोग लिखते रहें थोड़ा थोड़ा, अगर ज़रूरत है तो, हालांकि ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन में है, जाने दीजिए, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ना, हम तो चार्ज की इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप समझते चलें, अच्छी बात है, जानना चाहिए कि कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ, होना ये चाहिए। जबकि अगर हम प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल कुछ और आया। जब जिसने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, ये टास्क नहीं है अपना कि किसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, पर जिसने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया ना, मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल जो आया ना वो कुछ और ही आया। वो कितना आया? थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, निगेटिव में होता है, पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और ये घबराए नहीं कि ये कहाँ से आया, कुछ देर में, कुछ दिन में आपको ये पता चल जाएगा, कल परसों तक में, कि ये कहाँ से आ रहा। ये प्रैक्टिकल आया, इसको हम सॉल्व कर लें तो ये जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, कितना रहा,
लगभग 20 के आसपास आ रहा है क्या ये? एक बार कैलकुलेट करके हमको भी बताओ कितना आ रहा है ये? 23 आ रहा है इंटू 10⁻38, ये माइनस का और 9 और तो कितना -29 कह रहा। और अगर हम इसको 2.3 इंटू 10⁻−28 लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। आप इस फोर्स और इस फोर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप पहले की बातें छोड़ दें कि ये ठीक है 2.3 है, ये 5.52 है, वो अलग बात है मैग्नीट्यूड। अगर आप सिर्फ पावर कंपेयर करें तो आप 10 उधर कितना है 71 और इधर कितना है 28, अगर आप घटाएं दोनों के पावर को तो कितना मिल रहा है? ये 3 मिला और ये कितना मिल गया? 4 मिला, 43 पावर का। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10⁻43 का डिफरेंस है। ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये जो आ रहा है प्रैक्टिकल वाला फोर्स ये ज़्यादा। तो प्रैक्टिकल इतना दिख रहा था और कैलकुलेशन अपना वो जा रहा था, अपना नहीं। न्यूटन के अनुसार अगर हर बॉडी के पास सिर्फ मास है और हर बॉडी सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच उतना फोर्स लगना चाहिए था, जबकि लग कितना रहा था? इतना। हमारे कैलकुलेशन से ये पता चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा है, 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा फोर्स है। तब जो लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे ना, तब उनके मन में ये चीज़ आया, यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, होना ये चाहिए था ये अच्छा। इसका जो नेचर था ना, इसका जो नेचर आया ये भी टोटली अलग आया। इसका नेचर जो आया ना वो रिपल्सन आया। रिपल्सन का ये मतलब हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रखे हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था कि वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे, ये होना चाहिए था न्यूटन के अनुसार। पर प्रैक्टिकली ये हो रहा था कि इतने न्यूटन से फोर्स लग रहा था और इतने न्यूटन के फोर्स से दोनों दूर जा रहे थे। तब पता चला कि सिर्फ मास तो नहीं है। थोड़ा अंदाज़ा लगा प्रैक्टिकल करने वालों को कि सिर्फ मास तो नहीं है, कुछ और है। और वही जो कुछ और है उस प्रॉपर्टी को ढूंढते 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 कहा गया कि ये चार्ज है। कोई नाम नहीं, कोई साइंस ने इसके पीछे हम चार्ज क्यों कह रहे हैं, नाम है दे दिया गया। तो ये जो मास के अलावा प्रॉपर्टी थी जो इस फोर्स के लिए जिम्मेदार है और इतने भयंकर फोर्स के लिए जिम्मेदार है। हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे मजबूत फोर्स है, इससे भी मजबूत फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, पर उनकी एक डिस्टेंस सीमित है, सिर्फ न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए वो वैलिड है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से मजबूत कोई फोर्स नहीं। आप देख भी रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा 10⁻43 टाइम्स मजबूत हैं। और ये क्वेश्चन आए भी हैं कहीं ना कहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा कितना गुना मजबूत है, कितना गुना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लिख के भी आए हैं, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना, सबसे कमज़ोर फोर्स है। और उसको कमज़ोर बनाता है क्या? इसका ये वाला, उसका खुद का कांस्टेंट। और ये मजबूत है, उसके भी पीछे कारण है, इसको मजबूत भी बनाता है इसका खुद का कांस्टेंट, जिसका कांस्टेंट ही 10⁻−11 है, वो कहाँ कमज़ोर मजबूत बनाएगा। और जिसका कांस्टेंट ही 10⁻9 है वो अपने आप में ही मजबूत है ना। तो ये सारी चीज़ें चार्ज की कहानी थी। तो एक सिंपली चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है। चार्ज हर एक बॉडी के पास होता है, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है। कभी कोई नहीं पूछेगा चार्ज की डिफिनीशन, कोई नहीं पूछेगा, बस चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं तो एक कुछ ना कुछ बेस बनना चाहिए जो है। इनमें से जो भी आपको लिखना हो अपने जानकारी के लिए वो लिख सकते हैं। लिखने लायक सिर्फ इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रैक्टिकली इतना लग रहा था, न्यूटन के अनुसार इतना लगना चाहिए था, प्रैक्टिकली इतना लग रहा है, उसका नेचर क्या था, उसका नेचर क्या था, अपने हिसाब से आप लिखते रहिए उसको। लिखिए लिखिए लिखिए, जो भी समझ में आ रहा है लिखिए। लिखो, नहीं लिखना है? एक ऐसा आदमी है यार कह रहा नहीं लिखना।
अच्छा, वो बिल्कुल एक ही बार में मतलब अंदर तक बात चली गई, ऐसे मतलब समझ में आ गया उसको, तो नहीं लिखेगा ऐसा कह रहा। और किसी को आ गई हो समझ में तो मतलब ना लिखे भाई। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, लिखना चाहिए। हाँ, ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको ज़रूर लिखना चाहिए। कौन सी? ये वाली वैल्यू 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा है ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा। हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम लिखेंगे ना तो वहाँ हम लिखेंगे ये सारे पॉइंट्स, पर अभी एक इंट्रोडक्शन के लिए ना आप जो भी अभी इतने में समझे ना उतना ज़रूर लिख लें कि क्या कहाँ पे कैसा हो रहा है। अच्छा, हम ये भी कर सकते थे, हम डिजिटल बोर्ड से काम कर रहे हैं तो हम ये कर सकते थे कि हम एक अलग पीपीटी बना के ये सब दे देते, लेकिन नहीं, पढ़ाने का फिर मज़ा नहीं आता यार जब सब कुछ हम उसी में लिख दें तो। सही बात है। ये मुस्किया रहा है यार, क्या क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मज़ा आता है क्या? मैं सब कुछ पहले से लिखा लिखा ले आया हूँ फिर अंडरलाइन, हाँ ये सही बात तो है, ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं लगता सर। इसलिए इसी में इसका फील अलग है, लिख लिख के मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। तभी तो चार्ज की पता चला कि यार होना वो चाहिए था, हो ये रहा है, कौन है जो जिम्मेदार है इसके लिए, तो बताया चार्ज है इसके लिए जिम्मेदार। हाँ, नाम में फिर बाद में दिया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लग गया? थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखेंगे, है ना? हो गया। पर लिखेंगे सब कुछ, हर चीज़ ऐसा नहीं होगा कि हम कहें आपको लिखने, आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना वो लिखते चलें, है ना? क्या कैसे 11 वाली गलती ना करें, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ये वाला काम ना करें। अभी बहुत समय है, 3-4 महीने तो हैं एटलीस्ट, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम चार्ज को डिफाइन करें सिंपली, अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी। ये वाला कलर दिख रहा है क्या पीछे तक? दैट इज responsible for, that is responsible for इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, किसी भी मैटर की, इसलिए हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि किसकी, सबके पास है, क्योंकि सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है और एटम के अंदर की बात है ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसी का खेल है सब। आगे हम सब जानेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है? तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम चार्ज की डिफिनीशन पे नहीं आएंगे, चार्ज की डिफिनीशन से कोई मतलब भी नहीं है अपने को, जान गए कि चार्ज नाम की एक चीज़ होती है इस दुनिया में, और इसी चार्ज को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा और हम चार्ज के बारे में ले आते हैं, यहीं पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसकी एसआई यूनिट जो है क्या होती है। एसआई यूनिट सब पढ़े हैं, 9th-10th में तो पढ़ के आए हैं। एसआई यूनिट कूलम्स, COULOMBS, कूलम्स।
अच्छा, एस लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो भाव भाव में लग गया है। ये कूलम, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट कूलम। अच्छा, हम लोग क्योंकि सीजीएस भी जानते हैं तो सीजीएस भी जान लेते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब पता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ये 12th बोर्ड वगैरह में खूब पूछा जाता रहा है ना, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन जो होते हैं, ठीक है। ठीक है, हम आपको कुछ दिखाते हैं। इसको देखिए, एसआई यूनिट कूलाम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलाम, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। ये दो और चीज़ लिखे हुए हैं, दो और चीज़ लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये अब थोड़ा सा बोर्ड लेवल के ऊपर की बात हो गई। जनरली बोर्ड में ये बातें नहीं की जाती, ठीक है, जनरली बोर्ड में ये बातें नहीं की जाती। ईएसयू, ईएमयू क्या है? तो ईएसयू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो ये लिखा हुआ है, कितना होता है? 1/3 × 10⁹ कूलाम के बराबर। और ये एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएमयू, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको देख सकते हैं, 10 कूलाम के बराबर ये होता है। अच्छा, ये हमने लिखा है कि जो ईएमयू है उसका हम एक और नाम लेते हैं, एब कूलाम, ठीक है। ईएमयू को हम एब कूलाम भी कहते हैं। अच्छा, बहुत डिस्कस नहीं किए जाते ये चीज़, ना पूछे जाते हैं, पर जानना चाहिए। जैसे छोटे छोटे चीज़ कहाँ से पूछ लेगा कोई भरोसा थोड़ी है ना। जैसे एग्जाम के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी पूछ सकता है, तो ये ना कन्वर्जन आप ज़रूर याद रखेंगे। अच्छा, ये ऐब गुलाम लेके अगर पूछ लेता है तो बड़ी समस्या होती है, इसलिए ये ज़रूर याद रखेंगे ये चीज़। ये पेज ज़रूर आप लिख लें, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, पर फिर भी आप लिख लें इसको। नोट्स अच्छे से बनाएं, बहुत पीडीएफ के भरोसे ना रहें, अपने से लिखी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए लिखें इसको। ठीक है, एक कॉलम में 3 × 10⁹ स्टैट कॉलम होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, खासकर स्टेट बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता रहा है, ऑब्जेक्टिव में, खाली स्थान में, कहीं भी कहीं ना कहीं पूछ ही देगा उसको। और ईएमयू ईएसयू तो जनरली बोर्ड में नहीं पूछा जाता, एमपी बोर्ड में तो नहीं पूछते, किसी भी स्टेट बोर्ड में नहीं पूछते, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभार, तो बनना चाहिए। ठीक है, हो गया क्या? ठीक है, दोबारा आते हैं हम जहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, ये बातें हम देख रहे थे और बहुत सारी यूनिट वहाँ पे हमने देख लिया है, ईएमयू और ईएसयू के बारे में। जो जानना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माइक गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूँगा उसको। बन जा भाई, बन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आवाज़ आएगी, बढ़िया, सही है, आ जाएगी। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो
अच्छा, एक दो प्रॉपर्टी तो हमको पहले ही लिख लेना चाहिए था, चलिए यहीं सब कवर कर देते हैं। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट तो हम लिख ही लिए हैं। एक ये जो कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, यह भी अच्छी बात जानना चाहिए। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते आए हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला भी लिख ही लेते हैं। ये भी खूब पूछा जाता रहा है। हम इसको AT लिखेंगे, किसमें इसमें M नहीं है, L नहीं है, मास और लेंथ नहीं है, इसलिए हम इसको AT लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये भी पूछा गया है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में जरूर ये पूछा जाता रहा है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो AT लिखेंगे। ठीक है, हम क्यों AT लिख रहे हैं उसके पीछे भी कारण है। आप 10वीं पढ़ के आए हैं तो आप जानते हैं कि जो करंट का फार्मूला होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं, करंट इनटू टाइम, और करंट को हम एम्पियर लिखते हैं, और क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए A से हम इसको डायमेंशनल फार्मूला में भी लिख रहे हैं, और T के लिए क्या लिख लिए, T। तो और दोनों चीज़ मिला के क्या हो गया, AT। तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऐसे निकलता है इसका, है ना। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT, याद रखेंगे इसको भी, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT। ठीक है, ठीक है, लिखो लिखो, लिखते चलो, हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो पहली प्रॉपर्टी हम लेके आते हैं वो है कंजर्वेशन। अच्छा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमने डिस्कस नहीं किया। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ये सब बातें हम डिस्कस कर लेंगे आगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, हर बॉडी का नहीं, आइसोलेटेड बॉडी का। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ, एनर्जी, मैटर भी नहीं ट्रांसफ़र हो सके, सही बोल रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, आइसोलेट का मतलब ये होता है कि देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, कट ही गया। अब फिर उसका कुछ ना ट्रांसफ़र हो सकता, ना वो बाहर से कुछ अपने में ऐड कर सकता है और ना अपने से कुछ बाहर में दे सकता है, ऐसा है ना। वो आइसोलेट का मतलब, देश दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, मेरी तरह जैसे हो गया ऐसे, है ना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लिख लेते हैं इसको, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, एनी बॉडी नहीं, एनी आइसोलेटेड बॉडी। हमने पेन चेंज किया पर हुआ नहीं, कोई बात नहीं। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक बार में नहीं लिखा ना तो फिर ये थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनी आइसोलेटेड बॉडी। ये शब्द ज़रूर आप पकड़ के रखेंगे। अच्छा, मैं क्यों बार बार, अरे पेन समस्या कर देता है, मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड पे फोकस करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शब्द है। मान लो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए और वो लिख दिया टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, सही बात है क्या, गलत बात है। आइसोलेटेड बॉडी, अब किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज कंजर्व नहीं हो सकता। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आइसोलेटेड पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको असर्शन रीजन पे क्वेश्चन आ रहा है और नहीं दे रहा है आइसोलेटेड, तो फिर आप उसको सही नहीं लगा सकते,
ठीक है। तो ऐसी बॉडी जिसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, अपने से मैटर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है दूसरे से, और दूसरे से अपने पे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है, वो आइसोलेटेड है और उसका टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको देखिए। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसमें 2 चार्ज हैं। ठीक है, इस बॉडी में 2 चार्ज हैं, एक है +1 कूलाम और एक है -2 कूलाम। -2 कूलाम मान लेते हैं। ठीक है, पीछे से दिख रहा है क्या इतना पूरा अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, मान लेते हैं एक है +1 कूलाम और एक ये है -2 कूलाम। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, नो डाउट, किसी भी बॉडी के पास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। एक मोल में भी n पार्टिकल होते हैं, आप जानते हैं। तो बहुत ये होते हैं, पर आपको समझाने के लिए हमने 2 पार्टिकल यहाँ पे बनाए हैं कि सिर्फ 2 पार्टिकल हैं। अब ये आइसोलेटेड बॉडी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये आइसोलेटेड बॉडी है। इसमें बाहर से चार्ज आ नहीं सकता, इसका चार्ज बाहर जा नहीं सकता, पर एक चीज़ हो सकता है। अब मान लेते हैं कि किसी डब्बे में भरा हुआ है और इस डिब्बे को आप खूब फेंक दिए, छत से गिरा दिए नीचे, है ना, जो भी उस डब्बे के साथ आप कर सकते थे कर दिए, टूट नहीं गया। अब डिब्बा मजबूत था, इतना कमज़ोर डिब्बा नहीं था। ऐसा हुआ होगा कि कुछ आपने कर दिया इस डिब्बे के साथ। नहीं, आप गलत वे में नहीं जाएं। देखें, मान लेते हैं कि आपने जो कुछ भी किया उससे ये 4 भागों में बढ़ गया। अंदर पहले 2 पार्टिकल थे, अब 4 हो गए। मान लेते हैं कि ये +1 कूलाम है, मान लेते हैं ये +2 कूलाम है, मान लेते हैं ये -3 कूलाम है, और ये मान लेते हैं -4 क्यों मान लें, नहीं मानेंगे। हम मान लेते हैं कि एक ये पार्टिकल है जिसका चार्ज पता ही नहीं है। क्वेश्चन का मॉडल समझें, हम कैसे जाने कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम अप्लाई करेंगे। ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है। पहली चीज़ तो ये शब्द मिलेगा आपको कि आइसोलेटेड बॉडी है। एक आइसोलेटेड बॉडी थी, उसके पास अंदर जो भी पार्टिकल्स थे, जो भी टोटल चार्ज थे, हमने उस बॉडी को गिराया, पटका, तोड़ा, जो भी किया, उससे अंदर के पार्टिकल 2 के 4 हो गए। हो सकता था 2 के मिला के 1 हो जाता, ये हो सकता था। और हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्या करेंगे इस तरह क्वेश्चन में कि पहले हम इसका टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अगर हम इस बॉडी का टोटल चार्ज निकालते हैं, जिसे हम Q1 कह रहे हैं, वो मिल रहा है कितना, 1 - 2, जो कि मिला के मिल रहा है -1 कूलाम, या कि Q इनिशियल आप कह लीजिए ऐसे। और अगर इस बॉडी का चार्ज हम निकाल रहे हैं, जिसे हम Q फाइनल कह रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, +1। कितना मिल रहा है, आप निकाल लिए होंगे अब तक। ठीक है, चला जा भाई। +1 कूलाम, +2 कूलाम, -3 कूलाम, और ये मिला के हो गया Q। तो ये टोटल कितना हुआ, Q, और कितना आ गया, 0 हो गया क्या, +3 -3 0 हो गया। तो सिर्फ Q बचा। Q फाइनल की वैल्यू जो बची अपने लिए, वो सिर्फ क्या बची, Q।
जो हम क्यू फाइनल लिख रहे थे वो अपने को सिर्फ मिला क्यू, पर हम ये जानते हैं कि अंदर हुआ होगा जो हुआ होगा, लेकिन चार्ज जो यहाँ था वही वहाँ रहा होगा। चार्ज को कुछ नहीं किया जा सकता, चार्ज हमेशा कंजर्व है, क्योंकि बॉडी आइसोलेटेड थी। बॉडी अगर आइसोलेटेड थी तो जो यहाँ का चार्ज था वो वहाँ का चार्ज था, तो हम क्यू इनिशियल क्यू फाइनल के बराबर कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमको मिल गया है क्यू इनिशियल क्यू फाइनल के बराबर रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि चार्ज कंजर्व है। तो क्यू इनिशियल था 1 और क्यू फाइनल आया क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू क्या मिल गई है? 1 कूलम। इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। कोई भी बॉडी पहले क्या थी, अगर वो आइसोलेटेड है तो उस पर बाहर से कोई चार्ज नहीं आ सकता और उसके अंदर का चार्ज बाहर भी नहीं जा सकता। मतलब ये जो भी चार्ज हुए होंगे वो सब मिला के इसके चार्ज के बराबर ही रहेंगे, भले वो और 10-20 हिस्सों में टूट जाए, वो मुद्दा नहीं है। हाँ, उन्हीं से मिलके वो बना है। -1 होगा, हाँ -1 होगा। ठीक है, ठीक है, इनिशियल चार्ज -1 था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है? एक क्वेश्चन करें क्या? अच्छा, इसको हम चलो बाद में देखेंगे। इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इधर देखिए, एक ये बॉडी थी, एक यहाँ पे चार्ज था, एक यहाँ पे चार्ज, एक यहाँ पे चार्ज और एक यहाँ पे चार्ज। इस बॉडी के अंदर 4 पार्टिकल दिख रहे हैं। आप ये ना मान लें कि सिर्फ 4 ही पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। हमने क्या किया, दिस बॉडी इज हैमर्ड। हैमर्ड मतलब हथौड़ा से पीट दिया गया उसको। ठीक है, पीट दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पीट ही देना, पीट दिया गया, बीट कर दिया गया, ये बीट नहीं, पीट दिया गया। क्या? कहाँ ने? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये दादू कह रहा था अभी कि बीट कर दिया गया। नहीं नहीं, बीट हाँ ठीक है, कुछ भी कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। और लिखा है कि जब हैमर्ड किया गया तो उसके बाद ये कन्फिग्रेशन उसका हो गया। नया क्या हुआ? पहले 4 थे, अब 5 हैं। 1 2 3 4 5, पहले 4 थे अब 5 हैं। क्या सेम उसी तरह क्वेश्चन है? क्या आप कर पाएंगे? ट्राई करिए, कर लेंगे। मैं करूं क्या? मैं करता हूं। सॉल्व क्यू इनिशियल अगर आप निकालेंगे तो 2 - 3 + 4 - 5, जो कि मिल जाएगा, कितना मिला, कितना मिला, कितना मिला? अरे बता दो यार जल्दी से कैलकुलेशन। 6 + 8 माइनस का -2 मिला क्यू इनिशियल। अगर हम क्यू फाइनल देखेंगे तो मिल जाएगा 2 + 3 - 6 - 4 + क्यू, मिला के कितना मिल गया? 2 3 5 और 6 4 10, क्यू -5। ठीक है क्या? क्यू -5, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था? 2 + 3 लिखा था,
-6 लिखा था, ठीक है। तो कितना हो गया, Q -5, ये आ गया। हम दोनों को अगर बराबर कर दें, Q इनिशियल को हम Q फाइनल के बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि कंजर्वेशन है। -2 = Q -5, तो यहाँ से -5 इधर आया, -2 + 5 जो कि मिल गया है +3 कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत है? कर लेंगे। एक आइसोलेटेड बॉडी, आपको यहाँ पे कंसंट्रेट जरूर करना है। ये आइसोलेटेड बॉडी, अगर आइसोलेटेड नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, नहीं लिख पाए थे क्या? वंस अगेन पर वो सोल्यूशन में दिया होगा। अब क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन तो हो जाएगा अभी। बस बस बस, ये है क्या? ठीक है, फिर सॉल्व करूँ मैं? अच्छा ठीक है, Q इनिशियल Q फाइनल के बराबर रख देना। ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। मैं ले आता हूँ, दोबारा वहाँ आते हैं। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर यहाँ वो भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ उस भाव में हम नहीं लेंगे उसको, है ना। यहाँ ये है कि एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसका बाहर से कोई मतलब नहीं है, और अगर बाहर से कोई मतलब नहीं है तो अंदर के जो टोटल चार्ज होंगे वो कंजर्व रहेंगे। अब उसको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, बाहरी दुनिया से अगर मतलब नहीं है, पटकते रहो, ले जाके नदी में डुबो दो, कोई फ़र्क नहीं है उसका, है ना। क्या कर दो? आग लगा दो। अब आइसोलेटेड कहाँ रह जाएगा यार, इतना बड़ा इंसुलेशन थोड़ी लगा के भेजें, नहीं, ठीक है, कुछ भी कर दो मतलब। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है उसे हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। अच्छा, ये आप बिल्कुल याद ना कर लें कि ये दूसरी है। क्वांटाइजेशन की स्पेलिंग अलग जगह अलग अलग लिखी रहती है, कभी कभी एस लिखी होती है, हमको जेड अच्छा लगता है इसलिए हमने जेड लिख दिया है ना। कभी कभी ऐसे क्वांटाइजेशन SATION भी लिखी होती है, हमको जेड से बड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं लिख देता हूँ। पढ़ेंगे तो इसको वही ना, क्वांटाइजेशन है बस। क्वांटाइजेशन का जो एक सीधा मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स अमाउंट। क्वांटाइजेशन जो शब्द है उसका मतलब है फिक्स अमाउंट। अलग अलग गणितज्ञ अलग अलग इसका भाव बताते हैं क्या है क्वांटाइजेशन का मतलब। सबकी बात सही है, हमारी भी बात सही है। एक क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फिक्स अमाउंट। क्या फिक्स अमाउंट? चार्ज। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी चार्ज की ये कहती है कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज हैं तो वो भी फिक्स अमाउंट में रहेंगे, ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो भी फिक्स अमाउंट में ही होंगे। फिक्स अमाउंट का ये मतलब नहीं कि फिक्स है कि हर बॉडी से उतना ही होंगे। फिक्स अमाउंट का वो मतलब है कि अपने मन से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, अपने मन से कुछ भी कोई बॉडी ग्रहण नहीं कर लेगी, ठीक है। गोल गोल बात घुमाने से अच्छा है कि सीधी बात बोलें कि किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है।
मैं थोड़ा इस बात को आप लिखिए, फिर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मतलब है उस चीज़ का, किसी भी बॉडी में जो चार्ज रहेगा वो इस फिक्स अमाउंट में होगा। किसके? इंटीग्रल मल्टीपल में। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, उसका चार्ज Q है, तो उसको हम Ne लिख सकते हैं प्लस माइनस के साथ, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों आ सकता है। सिर्फ लिखने की बात है, प्लस माइनस है नहीं। हम ज़िंदगी में अब आगे कभी किसी न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे प्लस माइनस का, ठीक है। हम अलग ही नियम लगा के प्लस माइनस ले आएंगे। अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, पर हमें जो अच्छा लगता है वो हम आपको बताएंगे कि वो ऐसा होता है। n क्या है? इंटीजर। और हर इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। n है इंटीजर। अच्छा, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या लग रही है आपको? क्या हो सकती है? एक हो सकता है। बोलो। जीरो? जीरो इंटीजर नहीं है? जीरो इंटीजर नहीं है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अच्छा ना, सोचा कि भाई इंटीजर है। जीरो इंटीजर है। अच्छा, सभी बोल रहे हैं तो तुम भी बोल रहे हो। जीरो इंटीजर है पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। पर यह है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? एक। मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? 1। इसका मतलब किसी भी बॉडी में जो सबसे छोटा चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है? यहाँ से देखें तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो कितना हो सकता है? या कि प्लस या कि माइनस का 1e। ये याद रखेंगे, याद रखेंगे इस चीज़ को। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो कितना है? या कि प्लस 1e या माइनस 1e। या कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज या कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जो सबसे छोटा होता है उसी को तो हम फंडामेंटल कह देते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फंडामेंटल चार्ज क्या है तो आप कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख रहे हैं क्या इसको? मैं करूँगा दूसरी स्लाइड। तो फंडामेंटल चार्ज हम ये जान गए हैं। ये आप लिखेंगे भी अच्छे अक्षरों से कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज। अच्छा, ये सब मैं ना पीपीटी में लिख सकता था पर अच्छा नहीं लगता। आपका टाइम भी बचता, मैं लिख देता तो मेरा भी थोड़ा सा बचता, है ना। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल चार्ज। ये पूछा जाता है 12वीं बोर्ड में, खूब पूछा जाता है फंडामेंटल चार्ज क्या है। अच्छा, आप -1.6 वाला वैल्यू लिखेंगे कि +1.6 वाला लिखेंगे? -1.6 वाला लिखेंगे। लिखेंगे ही नहीं, हम क्यों इतना स्पेसिफाई कर रहे हैं?
हम सिर्फ इतना लिख के फुर्सत हो सकते हैं, तो हम क्यों स्पेसिफाई करें -1.6 इंटू 10⁻⁹ या प्लस, है ना? क्योंकि पॉसिबल तो दोनों है, +1 ही और -1 ही, दोनों पॉसिबल हैं और दोनों फंडामेंटल हैं, है ना? इसलिए हम ये लिख के काम चला लें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना होता है? तो अगर हम पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखें तो ये माइनस में होता है, पर क्योंकि +1 ही -1 ही दोनों पॉसिबल है, इसलिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, समय आने पे एक प्रोटॉन का चार्ज भी आपको जानना पड़ेगा, इसलिए एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। क्या हुआ? What happened? सॉरी हुआ? अच्छा, नींद आ गई थी, वही तो कह रहा है। सर दर्द करे तो एक अच्छा उपाय है, सांस रोक लें। अरे परमानेंट नहीं रोकना है, मतलब कि अब वो कहता है ना, जो स्वर चल रहा है उसको रोक लें और उससे सांस, हाँ दोनों चल रहे हैं दादू, अशुभ संकेत है। चलो दोनों, अच्छा स्वर बाद में चेक करें, चलें इधर देखें। तो एक न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में इतना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना। मास भी समय आने पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लगे हाथ आप मास भी जान लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इतना ही लेते हैं, 1.674 ले लेते हैं, ये 672 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू है, ज़रूरत समय पड़ने पर उसको हम यूज करेंगे, इसी चैप्टर में खूब यूज करेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक फंडामेंटल चार्ज है। हम अभी क्वांटाइजेशन पे दोबारा लौटेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, लिख गया? तो अभी हम चर्चा ये कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स अमाउंट, और वो फिक्स अमाउंट की बात हमने कर लिया कि वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज आते ही हैं इलेक्ट्रॉन जाने के कारण या इलेक्ट्रॉन आने के कारण? थोड़ा सा मैं इस बात को और गहराई से ले चलूं क्या अगले पेज पे? अब थोड़ा सा समझते हैं। एक ये बॉडी है, मान लेते हैं कि इसमें ये दिख रहा है क्या? ये कलर नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? मैं भी क्या चुनता रहता हूँ ऐसा। ये सही है। अच्छा, मैं अरेंजमेंट बना रहा हूँ, वो अरेंज होते नहीं है ऐसे। मैं सिर्फ आपके समझदारी विकसित करने के लिए ये कांड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3, अभी एक लाइन घट रही, लो बना देता हूँ। मैं ये बनाना चाह रहा था कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी क्या कहला गई? न्यूट्रल। ये जो शब्द होता है ना न्यूट्रल, जो शब्द है न्यूट्रल, उसका मतलब यही है कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज।
अच्छा मान लो भाव भाव में कोई कह दिया कि न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उसके पास, चार्ज है, बस पॉजिटिव और निगेटिव बराबर में हैं इसलिए वो नहीं है ना, बाकी हैं, उपस्थित हैं। मतलब अगर कोई ये कह दिया कि उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, खूब चार्ज पार्टिकल हैं, पर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको इस बॉडी को चार्ज करना, इस बॉडी को चार्ज करना, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी को आपको चार्ज करना है, मान लेते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है और हम इस न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं। न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं। आप समझें इस चीज़ को कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कि निगेटिव चार्ज करना चाह रहे हैं। मैं इस सेंस में लिख रहा हूँ कि आप न्यूट्रल से या कि कहाँ गया, न्यूट्रल से पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं या न्यूट्रल से नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, ऐसे, या कि न्यूट्रल से पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं या कि न्यूट्रल से नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना है, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। क्या? चलो मैं इसको हटाता हूँ, मैं जनरल ले आता हूँ, जो हम कर रहे थे उसको करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस माइंड मैप से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से आपको समझा दूँ। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या कि इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और एक और ऑप्शन है कि प्रोटॉन ऐड कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास। क्यों? अभी तो इसमें, अच्छा ये पॉजिटिव वाले जो हैं ये समझ में आ रहे हैं आपको, ये प्रोटॉन है, और जो नेगेटिव वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन है। अभी जो ये बॉडी आपके पास बनी हुई है उसमें 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है, जो दिख रहा है ना, 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन है। किसी का एक एटम ले लिए होंगे, जो भी है, फास्फोरस सल्फर, सल्फर है ना, एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉडी है, एक एटम है कुल मिला के। ये कोई बॉडी के पास बहुत सारे एटम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत कुछ है, केमिस्ट्री की बात है। अगर हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या कि इलेक्ट्रॉन को हटा दो। मान लेते हैं कि हम माइनस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, चलो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या बचा? 16 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, बोलो बचा? तो 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन को काट दिए, 8 प्रोटॉन बच गया, एक प्रोटॉन तो बच ही गया ना। और यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्या है आपके पास? 1 प्रोटॉन। और जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्यों बच गया? वही तो चार्ज ले आ रहा है, उसी का चार्ज बच जाएगा। और हम लिखे थे पीछे 1 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 जो भी है। ठीक है, तो ये था पहला ऑप्शन कि हम 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। दूसरा ऑप्शन, प्रोटॉन ऐड कर दो। मान लो ये पॉसिबल होता कि प्रोटॉन ऐड कर पाएँ तो हम कर देते, यहाँ 17 प्रोटॉन हो जाते और 16 इलेक्ट्रॉन थे ही। 16 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते और 1 प्रोटॉन का एक्स्ट्रा चार्ज बच जाता। तो दोनों तरफ से बात वही है, पर
प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और उनको कहीं से निकाल के कहीं ले जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए चार्ज आएगा जाएगा, उसके पीछे जिम्मेदार कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जब सेम ही है तो हम फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्यों कहे? प्रोटॉन को कह सकते थे, बराबर चार्ज है। कारण यही था कि प्रोटॉन जब है ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, काहे कहें उसको, बिना मतलब को क्रेडिट दे दें उसको, है ना। तो जिम्मेदार कौन है चार्ज के लिए? वही फ्री आदमी है, वही बाहर घूमता रहता है, ज़रूरत पड़ने पे आता जाता रहता है। ठीक है, तो चार्ज के पीछे जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है भाई, ये ऑप्शन नहीं है अपने पास। प्रोटॉन ऐड का कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, और ऐड कर दोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन है क्या? या कि ऐड कर दो, किसको? इलेक्ट्रॉन को, और या कि 8 प्रोटॉन बाहर कर दो, रिमूव कर दो। या कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या प्रोटॉन रिमूव कर दो। भाई अपने पास 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम इसमें से प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो क्या आ गया? 16 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। 16 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ इधर लिख गया क्या? ऐसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सत्रह इलेक्ट्रॉन। बताओ एक्सेस में क्या बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, वही चार्ज के लिए जिम्मेदार है। तो चार्ज के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन। इतना आप धीरे धीरे छाप लें, और आगे मुद्दे की बात हम बताते हैं कि किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। मुद्दा सिर्फ इतना है, और इसी पे हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे। और यही क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन या 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा, 1.5 पाउंड 2.5 नहीं जाएगा। हाँ, ये मतलब है क्वांटाइजेशन का कि हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा ना 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.25 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाएगा, है ना। ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये क्वांटाइजेशन का मतलब है। ठीक है, हो गया? लिख लिएगा? नहीं, लिख लो लिख लो, अभी वो लिख रही है। हो गया? तो ये फार्मूला है अपने पास Q = ±Ne का। अच्छा फार्मूला, Q = ±Ne का एक बढ़िया फार्मूला। हम यूज कहाँ करेंगे इसको? न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, यहीं से धीरे से शुरुआत हो रहा है। अब अपने धीरे धीरे रंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी। ठीक है, तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं? एक ये चार्ज है, और एक ये नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल है। नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल मैं लिख रहा हूँ, हमेशा इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है इसको। सिर्फ मैं इसको नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल लिख रहा हूँ क्योंकि अपनी अपनी थ्योरी है ना। आगे चल के ये बातें क्लियर होगी कि मैं नंबर ऑफ एक्सेस पार्टिकल क्यों लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 2 ही वेरिएबल हैं। ई की वैल्यू तो पता है आपको, ई की वैल्यू तो पता है। ये 3 चीज़ें हैं। इतना लिखो
मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ इस फार्मूले के उपलक्ष्य में, जो गलत होता है, अक्सर गलत करते हैं। गलत नहीं, सही कर ले जाते हैं लोग, पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, यहाँ माइनस लगाएं तो ई को माइनस के साथ रखें या ई को प्लस के साथ रखें, ये सब बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मेरा ये मानना है कि आप प्लस माइनस भूल जाएं। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप ये फार्मूला लगाएं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू लिखें और n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिखें। आप ये फार्मूला लगाएं, कम से कम वैल्यू गलत नहीं होंगी, और चिन्ह का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। जैसे जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यहां लिखूं क्या, उस पार लिख दूं? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में लिखता हूं कि अ बॉडी गेन, मैं गेन लिखना चाह रहा था, कुछ और लिख दिया। फोर इंटू 10 टू द पावर 19 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 19 इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द चार्ज ऑफ बॉडी। तो हम क्या देख लिए, अगर इसको सॉल्व करने गए और देख लिए गिवन डाटा में, तो आपको गिवन सिर्फ क्यू है, क्यू नहीं है, एन है ना? अब समझ पा रहे हैं, नंबर दिया हुआ है आपको। तो एन की वैल्यू तो दे दिया गया, 4 इंटू 10 पावर 19, और ई की वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको ना माइनस के साथ नहीं लिखेंगे। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे, स्पेशली Q इक्वल टू एन ई में। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए मान लो, सिर्फ Q इक्वल टू एन ई के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम E की वैल्यू में निगेटिव नहीं रखेंगे। चलो रख लेते हैं Q इक्वल टू, हम फार्मूला तो ये लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल टू n इंटू ये, तो n की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और इसको सॉल्व करने के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आया है वो आया है 6.4 कूलम। ठीक है, इतना हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन देख के हम पहचान जाएंगे, सिंगल डाटा क्वेश्चन रहेगा। नहीं सिंगल डाटा क्वेश्चन रहता तो इतना बुद्धि है कि क्या दिया है, क्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे के चार्ज पूछ रहा है, दूसरा चार्ज दे के इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा सकता है। आपको Q इक्वल टू एन ई पे जाना है, चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है। हम चिन्हों का ध्यान लास्ट में रख लेंगे, अब रखेंगे। अब चिन्हों का ध्यान हम रखेंगे, कैसे रखेंगे देखना। अभी इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर दूँ क्या? इतने में दिख रहा है क्या पीछे से? इतने छोटे में दिख रहा है? अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो कैसा चार्ज आएगा उसके पास? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। काहे? इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव क्यों? बोलो। प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से नेगेटिव क्यों आएगा?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही निगेटिव है। तो बोलते क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही निगेटिव है इसलिए निगेटिव आएगा। भाई जिसके पास जो है वो लेके आएगा ना, तब उसका निगेटिव है तो निगेटिव लेके आएगा, और जाएगा तो निगेटिव लेके भी जाएगा, तो पॉजिटिव वाला उससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, एज बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, द लगाने का कोई मतलब नहीं है, द लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो जो Q की वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी बस, और अगर बॉडी लूज कर रही होती तो पॉजिटिव में आती। इतनी सी बात हम कर लेंगे, पर परेशान नहीं होंगे शुरू से कि अब शुरू से हम परेशान हो रहे हैं, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, कुछ नहीं। शुरू में हम बस ऐसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेंगे कि बॉडी गेन अगर कर रही है इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव, और लूज कर रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आप कहीं लिख भी लें कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसमें, और लूज कर रही है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन तो प्लस में ही आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्लस 19 संख्या है, 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन आप कैसे गेन करवा पाओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आप कर डालोगे। उसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉडी के पास 5 कूलाम चार्ज है, वो कैसे आया होगा। चलते करते हैं, करूं क्या इसको? मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां। अ बॉडी है प्लस 4.8 कूलाम चार्ज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ gained और लूज्ड। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, भावनाओं को समझें। लूज की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ, लूज की स्पेलिंग गलत है, सही है? अलग क्या? ठीक है, अच्छा है तो अच्छा। अ बॉडी है प्लस 4.8 कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ गेन्ड और लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आया होगा? अरे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है यार, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको भी तो पता ही होगा ना, तो भाई फिजिक्स पढ़े, इंग्लिश नहीं। ठीक, तो कैसे ये आया होगा? गेन से आया होगा या लूज से आया होगा, ये आप अभी बता दें। बोलो, ये गेन से आया होगा या लूज करने से आया होगा? लूज करने से आया। ये कैसे पता चल गया? पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। तुम दादू लूज काहे कह रहे थे? गेन कह रहा था वो। अच्छा, धोखे से बोल गया है। ठीक है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। तो गेन करने से नहीं आया, लूज करने से आया है। लूज करने से इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव लेके जाएगा, और नेगेटिव लेके जाएगा तो पॉजिटिव वाले ऑटोमेटिक जाती हो जाएंगे। ठीक है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है वो मैग्नीट्यूड वाला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाएंगे। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपने को 4.8 इक्वल टू क्या हो रहा है पीछे? बारिश हो रही। बारिश ना देखें, इधर देखें। 4.8 कूलम इधर है। n की वैल्यू अपने को निकालना है और e की वैल्यू हम नॉर्मली ऐसे ही रखते ही हैं। तो यहाँ से n जो मिलेगा वो 4.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19
3 × 10⁻19 n की वैल्यू आई है। इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद ये एक चार्ज आपको मिल गया होगा, है ना। तो ये n की वैल्यू आई है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लूज हुए हैं। इतने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, लूज हो, तब पॉजिटिव आया। और अगर बस यहाँ पे माइनस लिख देते तो यही गेन से आ जाता, प्रोसीजर सेम होते। अगर ये -4.8 कूलम लिख देते तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस में आ जाता, ठीक, माइनस में, सॉरी, यहाँ पे गेन आ जाता, है ना, गेन करने से आया, ऐसा आ जाता। तो दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के पूछा जा सकता है, या कि चार्ज दे के पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले जाऊं क्या, इसको लिख लिया, नहीं लिखते चलें, लिखते चलें, नहीं लिखते चलें। पानी तेज गिर रहा है क्या, गिरने दे, वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ले जाऊं क्या दूसरे पेज पे। अच्छा, मान लीजिए कि ये पूछा जाए आपसे कि +1 कूलम चार्ज कैसे आएगा। 1 मिनट मैं लिखता हूं। +1 कूलम चार्ज हम कैसे पा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करने से पा जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने से पा जाएंगे। कितना करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन वो तो बात की बात है, पर पा जाएंगे, नहीं पाएंगे। क्यों, पा जाएंगे, नहीं पाएंगे, क्यों, लूज करेंगे तब पाएंगे। ठीक है, ये प्लस है ना, तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तभी पाएंगे। कितना लूज करेंगे वो निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू निकालनी है ना एक तरह से, तो यही हुआ। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन लूज हुए, n इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब हम अपना फार्मूला लगा लेते हैं। तो Q की जो वैल्यू है वो 1 है और n निकालना है, और ये 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.625। ये पॉइंट है, इस वाले पेन से कुछ अजीब पॉइंट हो जाता है। ये कैसा पॉइंट है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। 0.625 × 10⁻19। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन हमने लूज किए हैं कि गेन किए हैं, लूज किए हैं। अच्छा, ये हम जान रहे हैं कि +1 कूलम अगर आपको पाना है तो आपको किसी बॉडी से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और अगर आपको -1 कूलम चाहिए तो इतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने। ये बात समझ में आ रही है, लूज गेन, आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं उस बात में, नहीं। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, आप धीरे धीरे यहीं से तो बेस बन रहा है चैप्टर का आगे, ठीक है। पर मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्टेट बोर्ड में, बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। वो पूछता है हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये कौन सी बात हुई, कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये तो बात हुई, क्योंकि चार्ज जो आया है तो आने जाने से आया है। हैं कितने, वो तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो गई ना।
फिर तो सब जोड़ना पड़ेगा, जो कैंसिल करने हैं प्रोटॉन को उसको भी, और ये सारी चीज़ें, है ना। तो पूछने का तरीका एक्चुअली ये होना चाहिए था कि +1 कूलाम चार्ज करना है, या कि आप मैग्नीट्यूड ले लें कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलाम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्सेस इलेक्ट्रॉन पूछ दे, नहीं, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर भी आप ये डाटा याद रखेंगे, जैसे पूछेगा हम वैसे ही आंसर करेंगे, पर ये डाटा याद रखेंगे। जो पूछा जाता है वही कि 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, पर पूछा ऐसे ही जाता है। सही क्या है, 1 कूलाम चार्ज आने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे। आएंगे तो -1 कूलाम चार्ज, और जाएंगे तो +1 कूलाम चार्ज। ये सही बात है। अब एक ही साथ हम ये कह दें 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत मूर्खता भरी बात है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे। बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन। तो आज हम आपको 3 बड़े अच्छे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के बताए जो आपके बोर्ड में काम आएंगे आगे साल। चार्ज की SI यूनिट, चार्ज की CGS यूनिट, SI यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन, और क्या हुआ, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज की प्रॉपर्टी। मेन प्रॉपर्टी अभी हम भूले हैं, कौन सी, सेम टाइप के चार्ज अट्रैक्ट रिपेल करेंगे और अपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज हम लिखेंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, ये बात समझ में आती है। हमें क्वेश्चन और लेके आए क्या। अच्छा, इसी क्वांटाइजेशन पे एक और बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो पूछे जाते रहे हैं, एक आध बार मैंने देखा भी है प्रीवियस ईयर में, कि दे देगा चार्ज की वैल्यू, ऐसे लिख दे देगा, जैसे ये तो लिखा ही है इस तरह, काटा होगा, कट करे परिवर्तन से।